बच्चों, आज हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में दूसरा अनुप्रयोग सीखेंगे। अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों, हमने माना कि अनंत विस्तार की एक समतल चादर जिसकी मोटाई क्या है, नगण्य है, पर धनावेश एक समान रूप से वितरित है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। चादर के निकट r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर डिस्टेंस r ली है हमने। चादर के दूसरी ओर r दूरी पर P के सममित एक अन्य बिंदु P डैश इस प्रकार लेते हैं कि रेखा P P डैश चादर के अभिलंबवत हो। इस चादर के क्या है, ये अभिलंबवत है। अब आवेशित चादर से r पार गुजरने वाली 2r, ये r हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी हमारी r ही है, तो टोटल कितने हो गई लंबाई, 2r। एवं a अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसके दोनों समतल पृष्ठ चादर के समांतर हों। देखिए, एक S1 और S2 हमने लिए हुए हैं, और एक वक्रीय पृष्ठ क्या है, S3। बच्चों देखिए, यहाँ S3 पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा, यानी कि वक्रीय पृष्ठ के अनुदिश वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0। और हमें बस दो S1 और S2 में हम देख रहे हैं कि DA और E दोनों एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। और एक यहाँ पर, तो हमें जो टोटल फ्लक्स मिलेगा वो S1 और S2 के कारण मिलेगा, वक्रीय पृष्ठ के कारण कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं मिलेगा। अतः गॉसीय पृष्ठ के वक्रीय पृष्ठ S3 पर क्षेत्रफल वेक्टर A के लिए क्षेत्रफल सदिश DA वेक्टर तथा वैद्युत क्षेत्र E परस्पर क्या है बच्चों, लंबवत है। अतः फ्लक्स क्या हो जाएगा, S3 के अनुदिश वक्रीय पृष्ठ S3 से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स हो जाएगा 0। गॉसीय पृष्ठ के समतल पृष्ठों S1 और S2 पर लिए गए क्षेत्रफल अवयव DA के लिए क्षेत्रफल सदिश DA वेक्टर तथा वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर दोनों समान दिशा में है। अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। अतः संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स phi E इजिकल्स टू phi1 प्लस phi2, यानी गॉसीय पृष्ठ के दोनों समतल पृष्ठों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा। इन दोनों को जोड़ दें तो हमें गॉसीय पृष्ठ का कुल वैद्युत फ्लक्स निकल आएगा। तो सबसे पहले हम phi1 की वैल्यू निकालते हैं, S1 इंटीग्रेशन ऑफ S1 E वेक्टर डॉट A वेक्टर, सेम टू सेम S2 सरफेस के लिए भी हो जाएगा, E वेक्टर डॉट A वेक्टर। E वेक्टर डॉट A वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, EDA कॉस 0 डिग्री प्लस S2, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, EDA कॉस 0 डिग्री। बच्चों, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1, यानी कि इसका मान क्या आ जाएगा, EDA प्लस सरफेस S1 और सरफेस S2 के लिए EDA सेम है, दोनों के लिए सेम आ गया। क्योंकि S1 सरफेस पर भी E क्या है, टोटल सरफेस पर एक समान है, तो इसको भी हम कॉमन ले सकते हैं। और इसी तरह S2 सरफेस के लिए भी E को हम इंटीग्रेशन साइड से बाहर ले सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, एक समान ही है। परंतु दोनों समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल हमें मालूम है क्या है, A, तो
S1 dA इज इक्वल्स टू S2 dA, दोनों ही क्या है, एक समान कैपिटल ए के बराबर हो गए। अतः फाई ई इज इक्वल्स टू, अब हम यहाँ इसकी वैल्यू रख दें तो क्या आ जाएगा, ई ए प्लस ई ए, यानी ये क्या हो गया, 2E A। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने फाई की वैल्यू निकाल ली। परंतु बच्चों गॉस की प्रमेय से क्या होता है, फॉर्मूला गॉस की प्रमेय का, फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो अब यहाँ पर हमें पता है, क्योंकि हमने एक समतल चादर ली है, तो आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू ए। तो हम यहाँ रख दें फाई ई इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर क्या आ जाएगा, 2EA बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए। अब यहाँ पे हम इसको पक्षांतर करें तो E बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास E की वैल्यू, और यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन प्रति कूलाम। ओके। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चादर से प्रेक्षण बिंदु की दूरी R पर निर्भर नहीं करती। इसमें देख रहे हैं आप, फॉर्मूले में R नहीं है। अतः अनंत विस्तार की आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण सभी बिंदुओं पर समान रहता है। धनावेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा चादर के अभिलंबवत बाहर की ओर, और यदि इसकी जगह हम ऋणावेशित चादर ले लें, नेगेटिवली चार्ज यदि हमारा चादर है, तब क्या होगा, चादर के अभिलंबवत अंदर की ओर होगा। ठीक है।